Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Samuel Taylor Coleridge. उनका लाइफ स्पैन 1772 से 1834 तक था एंड ही वॉज पोइट, क्रिटिक एंड फिलोसफर. तो उनका बर्थ हुआ था ऑट्री सेंट मैरी, डिवनशायर, हाईगेट में 1772 में एंड उनकी डेथ हुई थी हाईगेट में ऑन 25 जुलाई 1834. He was friend of Wordsworth and they found romantic movement. तो इन दोनों ने मिलके एक लिरिकल बैलड फाउंड किया था जिसमें कि 4 एस.टी. कॉलरिज के पोइम्स थी और 19 वर्ड्सवर्थ की थी. तो यहीं से रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी. तो ये फर्स्ट रोमांटिक एज के पोइट इनको बोला जाता है. और फर्स्ट रोमांटिक एज के पोइट थे विलियम ब्लेक, कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ. और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट थे बायरन, शैली एंड केट्स. और इनको लेक पोइट भी बोलते हैं. लेक पोइट वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और कॉलरिज, इन तीनों को लेक पोइट्स बोलते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे. ही नॉन एज सेज ऑफ हाईगेट. तो इनको सेज ऑफ हाईगेट भी बोलते हैं क्योंकि इनका जन्म हाईगेट में हुआ था और इनका चाइल्डहुड यहीं पे बीता था. एंड ही मेट रॉबर्ट साउदी इन 1794 इन ब्रिस्टल. तो ये 1794 में ब्रिस्टल में रॉबर्ट साउदी से मिले थे. और इसकी वाइफ का नेम था सारा फ्रिकर. ये सारा उस सारा से डिफरेंट थी जिससे ये लव करते थे. उसका नेम था सारा हचिनसन और इनकी वाइफ का नेम था सारा फ्रिकर. He adopted a false name सिलास टॉम्किन कॉमरबुक. तो इन्होंने ये नेम अडॉप्ट किया था अपने लिए. इन्होंने रॉबर्ट साउदी के साथ मिलके एक वर्क यूटोपियन लिखा था. एंड लैम डेडिकेटेड हिम एसे ओफेलिया. लैम ने इनको एसे ओफेलिया डेडिकेट किया था और इनको डिस्क्राइब किया था एज एन आर्कैंगल लिटिल डैमेज. और इनकी पोइट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. And he introduced German idealist philosophy in English speaking culture influenced from Immanuel Kant. तो उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में जर्मन की आइडियलिस्टिक फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करवाया था. सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड मेडिएटर इन जर्मन एंड इंग्लैंड फिलोसफी. इन दोनों के बीच में, जर्मन और इंग्लैंड फिलोसफी के बीच में, इनको एक मेडिएटर बोला जाता है. 1794 में एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी ने एक पेंटिसोक्रेसी यूटोपियन कमेटी बनाने की सोची थी, पर ये इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ लोकेशन डिसएग्रीमेंट. ये एक पर्टिकुलर लोकेशन सेट नहीं कर पाए थे जिस वजह से इनको कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी. और एस.टी. कॉलरिज का इन्फ्लुएंस रैल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि एक अमेरिकन ट्रांससेंडेंटलिज्म थे, उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका. नेक्स्ट हम इनका लिटरेरी करियर देखते हैं. तो 1798 में लिरिकल बैलेड आया था इनका वर्ड्सवर्थ के साथ, जिसके साथ की रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. इसमें 4 इनकी पोइम्स थी और 19 वर्ड्सवर्थ की पोइम थी. और इनकी जो पोइम्स थी वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फोस्टर मदर्स टेल, द नाइटेंगल, द डंजियन. और बाकी जो पोइम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी. और जो लिरिकल बैलेड स्टार्ट होता है वो इनकी फर्स्ट पोइम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के साथ स्टार्ट होता है और एंड होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे के साथ. नेक्स्ट वर्क था उनका द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसके 7 पार्ट थे और ये इन्होंने इंस्पायर होके लिखा था जेम्स कुक्स की सेकंड वॉयेज ऑफ एक्सप्लोरेशन से. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट लाइन है ही प्रीथ पोइट हु लव्ड बेस्ट. तो इस स्टोरी में एक मैरिनर होता है जो कि एक लॉन्ग सी वॉयेज से वापस आ रहा होता है और अपनी एक स्टोरी एक मैन को नरेट कर रहा होता है. समुंदर में शिप में बैठे होते हैं ये, और जो मैन होता है वो कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए जा रहा होता है. तो ये जो मैरिनर है ये उसको अपनी सारी स्टोरी नरेट करता है. और इसमें एक बर्ड है जिसका नेम है एल्बाट्रोस, जिसको कि इसने किल किया था इस मैरिनर ने.
नेक्स्ट एस्ट्री कॉलरिज वैसे तो अपनी पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, पर उन्होंने कुछ ड्रामास भी लिखे। तो उन्होंने 1813 में एक ड्रामा लिखा था जिसका नेम था रिमोर्स और ट्रेजिडी इन 5 एक्ट। इसका पहले टाइटल रखा गया था 1797 में ओज़ोरियो, पर बाद में इसका टाइटल रिमोर्स और ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स रखा गया। नेक्स्ट एक और ड्रामा लिखा था उन्होंने, द फॉल ऑफ रॉबर्सपियर से। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था और ये उन्होंने रॉबर्ट साउदी के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, और उन्होंने एक पीरियोडिकल भी पब्लिश किया था, द वॉचमैन। नेक्स्ट वर्क था उनका क्रिस्टाबेल, जो कि इनकम्प्लीट वर्क था। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी 2 पार्ट्स में। इसको 3 पार्ट्स में लिखने के लिए प्लान किया गया था, पर 3rd पार्ट इसका कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इसमें जो सेंट्रल करैक्टर है वो फीमेल करैक्टर है क्रिस्टाबेल। तो इसमें जब क्रिस्टाबेल को एक स्ट्रेंजर मिलती है ज़ेरल्डाइन, तो जब वो उसे अपने घर लेके आती है तो काफ़ी सारी सुपरनैचुरल थिंग्स होती हैं, जो कि इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि डॉग बार्किंग, मिस्टीरियस फ्लेम ऑन डेड फायर, ज़ेरल्डाइन अनेबल टू क्रॉस आयरन गेट, डिनाइल ऑफ प्रेयर। तो जब वो उसको अपने घर लाती है तो ये सारी सुपरनैचुरल थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है कुबला खान और विज़न इन ड्रीम अ फ्रेगमेंट। तो ये वर्क उन्होंने 1797 में लिखा था, और ये उनका एक ड्रीम है जो कि ओपियम इन्फ्लुएंस्ड ड्रीम है उनका, क्योंकि जो एस्ट्री कॉलरिज थे वो ओपियम एडिक्टर थे। तो उन्होंने, जब वो, ऐसा कहा जाता है कि वो ओपियम खा के सो गए थे, तो उनको एक ड्रीम मिला कुबला खान से रिलेटेड, और उसी के ऊपर उन्होंने ये वर्क लिखा था। पर कोई एक स्ट्रेंजर आया जिससे कि उनका ये ड्रीम टूट गया था, जिस वजह से कि उनका ये वर्क इनकम्प्लीट रहा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जांडू, जो कि समर पैलेस ऑफ मंगल एम्परर ऑफ चाइना कुबलाई खान की एक प्लेस है। तो इसके बारे में उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था, तो यही उन्होंने इस वर्क में दिखाया था। पहले तो उन्होंने इसको अनपब्लिश छोड़ दिया था, पर बाद में लॉर्ड बायरन के प्रॉम्प्ट करने पे उन्होंने इसको लिखा। तो इसके ओपनिंग लाइन स्टार्ट होती है, इन ज़ियांडू डिड कुबला खान, और क्लोजिंग लाइन फॉर ही ऑन हनी। नेक्स्ट वर्क था उनका फ्रोस्ट एट मिडनाइट, जो कि उनके 8 कन्वर्सेशनल पोइम में से एक है, और ये उन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी थी। तो ये पोइम उन्होंने तब लिखे थे जब बाहर फ्रोस्ट हो रही होती है और वो अपने बेटे के साथ सो रहे होते हैं। तो वो इस बात को सोचते हैं, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को सोचते हैं कि उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिल्कुल नेगेटिव रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि वो बीमार भी रहते थे। बट अब वो होपफुल होते हैं अपने बेटे के लिए कि उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा और वो एक ट्रू चाइल्ड ऑफ नेचर बनेगा। नेक्स्ट वर्क था उनका डिसेक्शन, जो कि एक ओड थी 1309 लाइंस की, और 8 सेक्शन थे इसमें, और ये उन्होंने डेडिकेट करके लिखी थी सारा हचिंसन को, जिससे कि वो लव करते थे। पर उनकी जो वाइफ थी सारा फ्रिकर, वो इस सारा हचिंसन से डिफरेंट थी, पर वो उनकी अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती थे। तो वो सारा हचिंसन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की सिस्टर थी, उससे लव करते थे। तो इसका प्रीवियस टाइटल उन्होंने दिया था अ लेटर टू सारा हचिंसन, पर बाद में इसको डिसेक्शन एंड ओड के नाम से इसका नेम रखा गया। तो ये इसमें बताते हैं कि ही अनेबल टू एन्जॉय नेचर, अनेबल टू राइट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड। उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बिल्कुल नेगेटिव था, और बाद में मैरिटल प्रॉब्लम्स भी रही, हेल्थ इशू भी थे उनको, और सारा हचिंसन से रिजेक्शन और डिजेक्शन मिलने के कारण भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा। वो एक ओपियम एडिक्टर बन गए थे, क्योंकि उनका जो मैरिटल जो स्टेटस था वो भी अच्छा नहीं था। So because of this problematic situation, he has depression and opium addictor, and लैम ने उनको डिस्क्राइब किया था an archangel little damage। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, लेट लेट आई सॉ द न्यू मून विद द ओल्ड मून एंड आई फियर वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म।
नेक्स्ट उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है बायोग्राफी लिटरेरिया और बायोग्राफिकल स्केच ऑफ माय लाइफ एंड ओपिनियन, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ और इसमें 23 चैप्टर्स थे और 2 वॉल्यूम्स थे और ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी जिसमें मेडिटेटिव नैरेटिव था। And this work is collection of miscellaneous works, ideas, philosophy, opinion, religion, instances, and together in non-methodical way. तो उन्होंने कुछ बातों में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे कि लैंग्वेज के बारे में वो कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। जो पोएट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए या सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, पर कॉलरिस कहते हैं कि लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। जो पोएट्री की लैंग्वेज है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज से डिफरेंट होनी चाहिए। सो ही सैड इवन वर्ड्सवर्थ डिड नॉट यूज़ कॉमन लैंग्वेज। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि वर्ड्सवर्थ अगर कहते हैं कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री में, तो उन्होंने खुद भी अपनी पोइट्री में कॉमन लैंग्वेज नहीं यूज़ की। तो अबाउट पोइट्री वर्ड्सवर्थ सैड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये पोइट्री के बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोइट्री है वो फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। बट कॉलरिस कहते हैं कि इट्स बीन नेवर नेचुरल, इट इज़ आर्टिफिशियल, कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और जो वर्ड्सवर्थ की पोइम थी वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर जाती है और कॉलरिस की पोइम्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी की ओर जाती हैं। तो 1800 में वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड का प्रेफेस लिखा था। तो पहले तो कॉलरिस ने कहा कि हाफ ऑफ द प्रेफेस बाय हिज ओन ब्रेन, कि उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पर बाद में वो इससे डिसएग्री हो गए। बाद में वो कहते हैं कि मैं वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से एग्री नहीं हूँ। सो ही क्रिटिसाइज हिम इन चैप्टर 17 एंड 18 इन बायोग्राफी लिटरेरिया। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया और चैप्टर 4 में उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में डिस्टिंक्शन बताई। So this is all about S.T. Coleridge. If you like my video, please subscribe my channel and share it with your friends. Thanks. Have a nice day.